प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्राणियों में वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ इसके टर्मों के बारे में बताया, जैसे कि सिगमेंटेशन क्या होता है, पृष्ठरज्जु किसे कहते हैं, ठीक है, या जो है उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने सिलोम क्या होता है, सिलोम कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा कर ली थी। इसके पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। यदि आप में से कुछ लोग जीआईसी का पेपर या आपने आश्रम पद्धति का पेपर दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का कितना रोल है और कितना क्वेश्चन वहाँ से आता है। यानी आपको हर हाल में एनसीईआरटी को पूरी तरह से रट के रखना होगा, ताकि एनसीईआरटी से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, जिससे आपका 60% कोर्स अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे थे, हिंदी मीडियम में क्लास चल रही है। आपको पता है पहले से निर्णय बैच है, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इसका हिस्सा बनिए, इसका लाभ आप उठाइए। हम लोग बात कर रहे थे एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम का जो बहुकोशिकीय स्तर होता है, जिसे जो यूनिसेलुलर स्तर होता है, यानी एक कोशिकीय स्तर होता है, उसको हम लोग कहाँ रख दिए, प्रोटिस्टा में। लेकिन जैसे बहुकोशिकीय स्तर पे आते हैं, बहुकोशिकीय स्तर पे कौन हो गया, पोरीफेरा। अगर हम ऊतक अंग स्तर पे चले जाएं तो निडेरिया हो गया, और कौन हो गया, टीनोफोरा। अंग तंत्र और अंग स्तर पे आ जाएं तो प्लेटेहेल्मिन्थेजिया, स्केल्मेन्थेजिया, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेट है और कार्डेट है। फिर उसके बाद कार्डेट का हम लोगों ने वर्गीकरण किया था, आगे दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। आज हम लोगों को प्राणियों के वर्गीकरण में पहला संघ पढ़ना है, संघ पोरीफेरा पढ़ना है, और इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कम से कम दो दो तीन तीन संघ एक दिन में कंप्लीट करें। चलिए देखते हैं कि करके कहाँ तक होता है। पहले स्टार्ट करते हैं संघ पोरीफेरा से। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है, यानी ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। समानता लौड़ी तथा असम्मित होते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, असम्मित होते हैं, इनकी कोई निश्चित सम्मित नहीं पाई जाती, सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं। और लौड़ी होते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। ये सभी आद्य बहुकोशिकीय यानी ए प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, जिनका शरीर संगठन कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है, सेलुलर लेवल का होता है। स्पंजों स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन यानी जल को बहाने के लिए, ले जाने के लिए नाल तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, यह सूक्ष्म रंध्र आस्टिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, आस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पॉन्जोसील में प्रवेश करता है, और बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन आदि में सहायक होते हैं। कोइनोसाइट तथा कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा का नाल तंत्र में स्तरित होती हैं। यह क्वेश्चन आपके आश्रम पद्धति में पूछा गया। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। कंकाल कोशिका को आधार प्रदान करता है, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं के कह रहा, जो इसके कंटिकाएं होती हैं आधार प्रदान करता है। कांटे जैसी संरचना होती है, वह जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। ठीक है, जो किसके बने होते हैं, कंटिकाओं के तथा स्पंजिन तंतुओं के बने होते हैं। स्पंज प्राणी में नर और मादा पृथक नहीं होते, नर मादा एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है। अंडे एक शुक्राणु द्वारा, अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाया जाता, मतलब एक कोशिका, एक शरीर के द्वारा अंड और किसको, इस शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी ओवा और स्पर्म का निर्माण एक ही शरीर में होता है। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। इसमें वयस्क में भिन्न आकृति की लार्वा पाई जाती है। ठीक, उदाहरण में आ जाए, साइकस, साइफा, स्पॉन्जिला जिसे हम लोग स्वच्छ जल स्पंज कहते हैं, और यू स्पंजिया जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है। इस साधारणतः पूछा जाता है प्रश्न, सभी यहाँ से पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो आप अपनी तैयारी अगर करते रहेंगे तो ये आपको लाभ मिलेगा। कहने का सीधा सा अर्थ है कि फाइलम से प्रश्न आपका पूछा जाता है,
और फाइलम की तैयारी आपको करते रहना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी की पूरी तैयारी कर लेते हैं तो ये एनसीईआरटी पूरा तैयार होने का मतलब कि आपका 60% कोर्स तैयार होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी, नहीं, आपका 60% कोर्स तैयार होगा। 40% जो बचा हुआ कोर्स है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर रहे थे संघ सिलेंट्रेटा का, दूसरा संघ है किसका, संघ सिलेंट्रेटा का। ये जली अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं। नाइडेरिया नामक इनकी दंश कोशिका होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दंश कोशिका किस में पाई जाती है। आपने अगर आश्रम पद्धति का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि दंश कोशिका किस में पाई जाती है, ठीक है। नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइडेरिया में एक दंश कोशिका पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बनी होती है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंश कोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा तथा शिकार, किसका, स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है। नाइडेरिया में कैसा संगठन पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। और ये दुई कोरकी होते हैं। दुई कोरकी मतलब दुई कोशिकी नहीं होता, यहाँ पे दुई कोरकी होगा, ठीक है। दुई कोरकी मतलब इसमें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है और एक आर्मी में होता है टिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उस समय कहते हैं जिसमें जर्म लेयर दो ही पाई जाती है, ठीक है। उनके बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है और उनके दो जर्म लेयर होती हैं, उसे दुई कोरकी कहा जाता है, ठीक। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है जो अधोमुख हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती हैं। इनके अंतःकोश के यौन अंतराकोश की दोनों प्रकार का होता है। इनमें कुछ सदस्यों जैसे कि प्रवाल कोरल, कह रहा है इनके कुछ सदस्यों जैसे कि कौन है, प्रवाल कोरल जिसे कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंकाल पाया जाता है। इनका कंकाल कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें इनका शरीर दो आकारों पॉलिप और मेड्यूसा से बनता है। पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे कि हाइड्रा। मेड्यूसा छतरी के समान एक मुक्त प्लावी होता है जैसे कि आरेलिया तथा जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप से पाए जाते हैं उन्हें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है, उसे ओबिलिया कहते हैं। किसमें पाया जाता है, ओबिलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के लिए मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। फिर से देखिए, बड़ा यहाँ पे टिपिकल है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेड्यूसा को उत्पन्न करता है जबकि मेड्यूसा लैंगिक जनन के द्वारा किसको उत्पन्न करता है, पॉलिप को उत्पन्न करता है। उदाहरण है इसका फाइसेलिया जिसे समुद्री पूर्त मानव कहते हैं। एडेम्सिया समुद्री एनीमोन कहा जाता है। उसके बाद पेनेटुला है। पेनेटुला को क्या कहते हैं, समुद्री पिच्छ कहते हैं। गार्गोनिया समुद्री व्यंजन कहा जाता है तथा टच या मैंडेरिना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ब्रेन कोरल कहा जाता है। नेक्स्ट संघ है हमारा संघ टीनोफोरा। संघ टीनोफोरा के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। संघ टीनोफोरा में टीनोफोरा या टीनोफोर जो है आपका को सामान्यतः समुद्री अखरोट भी कहते हैं, सी वालनट कहा जाता है या कंकाल जेली कहते हैं, ठीक, काम्ब जेली कहा जाता है। ये सभी समुद्रवासी अरिसमित द्विकोरकी जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक स्तर का शरीर संगठन होता है। शरीर संगठन कैसा होता है, ऊतक स्तर का होता है। सम्मित का जो जर्म लेयर होती है दो होती है, द्विकोरकी कहते हैं इसलिए अरिसमित पाई जाती है, ठीक है। और इनका शरीर संगठन किसका होता है, ऊतक स्तर का होता है। शरीर में 8 बाह्य पश्चिमाभि कंकत पट्टिका होती है जो चलन में सहायक होती है। पाचन अंतःकोश की तथा अंतराकोश की दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्त प्राणी के द्वारा उत्पन्न प्रकाश, यहाँ पे बायोलुमिनेसेंस पाए जाते हैं। इसे जीव संदीप्त मतलब होता है बायोलुमिनेसेंस। आप जीव संदीप्त तो नहीं जानते होंगे लेकिन बायोलुमिनेसेंस जानते हो। बायोलुमिनेसेंस मतलब प्रकाश उत्पन्न करते रहते हैं। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन द्वारा बनते हैं।
जीवों का विकास दो तरह से होता है, एक होता प्रत्यक्ष परिवर्धन और एक होता अप्रत्यक्ष। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जीव पहले लार्वा बनेगा, लार्वा अपने पेरेंट्स के इक्वल नहीं होता है, बाद में उसमें मेटामॉर्फोसिस होकर के अपने पेरेंट के इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा होता है, टेडपोल नाम है, वह कैसा होता है? टेडपोल, आपको पता होगा टेडपोल कैसा होता है, जल्दी बताइए। टेडपोल जो होता है मछली की आकृति का होता है, बाद में मेटामॉर्फोसिस होती है और मेटामॉर्फोसिस करके वो किसके जैसा हो जाता है? फिर मेढक जैसा हो जाता है। तो ये इसका काम चलता रहता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, ठीक। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होता, उदाहरण है प्ल्यूरो ब्रेंकिया तथा टीनोप्लाना, ठीक। अब अगला हमारा है संघ प्लेटे हेलमिंथीज। तो संघ प्लेटे हेलमिंथीज को भी पढ़ लेते हैं, एस्केलमेंथीज से पढ़ना होगा हमें, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो देख लेते हैं इसको। संघ प्लेटे हेलमिंथीज में आ जाते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह में अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित कैसे होते हैं? इनकी द्विपार्श्व सममित होती है, त्रिकोर के होते हैं। देखिए अब जर्म लेयर यहाँ पे चेंज हो गई, वहाँ पे कैसे थी? 2 कोर की थी, अब कैसी होगी? 3 कोर की हो गई। अप्रगोही होते हैं, इनमें अंग स्तर, यहाँ पे अंग बनना शुरू हो गया, अभी तक ऊतक स्तर था, अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों पर परपोषण से सीधे शरीर अपना सत्ता अवशोषित करते रहते हैं, ठीक। ज्वाला कोशिका, इसमें क्या पाई जाती है? ज्वाला कोशिका पाई जाती है, जो याद रखना तो आप फ्लेम सेल कहते हैं। परासंचरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन का काम करती है। आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा है, मतलब ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल किसमें जो है स्क्रीटरी आर्गन होता है, तो आप कहेंगे प्लेटे हेलमिंथीज में। स्क्रीटरी आर्गन किसका है? प्लेटे हेलमिंथीज का। नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक, अलग नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है, तथा परिवर्तन बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, उदाहरण है इसका टीनिया, फीता क्रीम कहते हैं, और फेसियोला जिसे हम लोग पर्ण क्रीम कहते हैं। यहीं पे आज हम लोग छोड़ेंगे, इसके बाद एस्केलमेंथीज पढ़ना है, उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक एक करके सबको कंप्लीट करते चलेंगे और जल्द से इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम लोग मॉर्फोलॉजी में इंटर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। लगातार बिना टाइम गवाए आप अपना रिवीजन कर रहे हैं और इसके बाद बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश मीडियम की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।